Welcome back to our discussion on left-wing extremism in Chhattisgarh with social activist Himanshu Kumar. हिमांशु जी, जब ये सलवा जुलूम का कार्यक्रम जो शुरू हुई थी, इससे पहले भी इसका अलग अलग नाम था, अलग अलग अवतार था। महेंद्र कर्मा जैसे राजनेता थे, इनका कहना ये है कि ये यहाँ का आम आदिवासियों ने नक्सलिया के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं और इनको मदद करने के लिए हम इन लोग को, कुछ लोगों को हमने हथियार दे दिया हाथ में, इनको हमने बोल दिया आप एसपीओ है, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब तो सलवा जुलूम को बंद कर दिया, आप जानते हैं ये सब कुछ। मगर जब ये सारे सलवा जुलूम का ये जो महेंद्र कर्मा और इनके साथ और भी लोग शुरू किए थे, इनका कहना है कि ये सलवा जुलूम का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आम आदिवासी चाह रहे हैं, वो नक्सलिया के खिलाफ लड़ने चाहते हैं। और कैसे लड़ेंगे इनके खिलाफ, अगर जो नक्सलिया के पास, जो माओवादी के पास हथियार है, इनको भी हथियार की ज़रूरत है। यही उनका युक्ति था, ये उनका लॉजिक था। देखिए, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर हथियार की ही लड़ाई को बढ़ा दिया गया तो उसमें हथियार जीत जाएगा, सच्चाई का तो कोई फिर उसमें रोल नहीं है। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीतेगा जो सच्चा होगा या जो सही होगा, फिर वो जीतेगा जिसके पास अच्छा हथियार होगा, जिसको ज़्यादा अच्छे से लड़ना आएगा, जिसकी लड़ाई की रणनीति अच्छी होगी। इसमें फिर सच्चाई का कोई रोल नहीं रहता। इसलिए महेंद्र कर्मा ने मुझसे कहा कि ये लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है यहाँ के माओवादी हिंसा के ख़िलाफ़ और आप उसमें शामिल होइए। तो मैंने उनसे कहा हथियार अगर आप नहीं लेके चलेंगे तो मैं साथ आऊँगा, क्योंकि हथियार नहीं रहेगा तो फिर बात होगी। कल्पना कीजिए कि महेंद्र कर्मा और मैं और गांव के लोग अगर हथियार लिए बिना गांव में जाते तो जाहिर है माओवादी आते और बात होती। मगर हिमांशु जी, जिस तरह से महेंद्र कर्मा को हत्या किया गया और अखबार में लिखा है कि ये महिला लोग उसके शव के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर बार बार 80 बार 87 बार चाकू लगाया, ये तो एकदम इट्स लाइक डिस्गस्टिंग। दिस काइंड ऑफ you cannot justify it. हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको मालूम है बस्तर की लड़कियों के साथ महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में चलने वाले सलवा जुलूम ने कितने बलात्कार किए हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूं, सामसेट्टी गांव, 4 लड़कियों के साथ पुलिस वालों और सलवा जुलूम के नेताओं ने बलात्कार किया, गैंग रेप किया। वो लड़कियां मेरे पास आईं, मैं उनको लेकर कोर्ट में गया, कोर्ट ने वारंट निकाल दिए बदमाशों के खिलाफ जो पुलिस में थे। 3 साल तक सरकार ने झूठ बोला कोर्ट में कि ये लोग मिल नहीं रहे हैं, फरार हैं, जबकि सरकार लगातार सैलरी देती रही उन लोगों को। वो लोग और लड़कियों से बलात्कार करते रहे और गांव जलाते रहे। और मैं यहाँ दिल्ली में आया, होम मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम को मिला, उनको उन लड़कियों का बयान का सीडी दिया, वापस गया। चिदम्बरम ने कहा मैं आता हूँ, मैं मिलूँगा इन लड़कियों से। जैसे ही मैं वापस पहुँचा, लड़कियों को पुलिस उठाकर ले गई, दोरनापाल थाने में 5 दिन फिर बलात्कार किया। और मैं चिदम्बरम को बोला कि ये क्या हो रहा है कि मैं आपको सीडी देकर आया हूँ लड़कियों का, इनको फिर से उठाकर ले गई पुलिस, 400 पुलिस वाले। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार कुछ कर सकते हैं, राज्य सरकार और कुछ कर सकते हैं। अच्छा बताइए। बोले कि आप ऑफिसर से कहिए। मैंने जीके पिल्ले को कहा, होम सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा स्टेट के चीफ से कहिए। मैंने डीजीपी को बोला, मैंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ को बोला, दंतेवाड़ा के एसपी और कलेक्टर को बोला, इन लड़कियों को बचा लो। उन लड़कियों के साथ रेप हुआ है, वो कोर्ट में है। सुनिए तो सही, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो लड़कियां जो स्टैब कर रही हैं, हो सकता है कि वो रेप विक्टिम रही हो सकता है। तो एक तरह से जस्टिफाई नहीं है। मैं आपको अगर कुछ वहां के लोग, कई सलवा जुलूम के लोग कुछ गलत काम किया, वहां सीआरपीएफ ने कुछ गलत किया, वहां का पुलिस लोग कुछ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 गलती आपका इसमें एक संतुलन है। मैं ये मानता हूं, देखिए, मैं बेटियों का बाप हूं, मैं तो ये मानता हूं कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता और उसको मैं न्याय नहीं दिलवा पाता, मेरी बेटी को पूरा हक है
कि वो अपने अपराधी को दंड दे। अन्याय सहन करना ज्यादा बड़ा You are अपराध। telling, you are telling people exactly what the Naxalites are saying. You are taking the law into your own hands. अपने हाथ में आप कानून जो मैं व्यवस्था वो ले- कह रहा हूं जो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था अन्याय सहना अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराध है। अन्याय नहीं सहा जाए। और गांधी जी से जब एक लड़की ने कहा कि जब हमारी इज्जत पर कोई हमला करे तो हम क्या करें, गांधी ने कहा तलवार लेकर उसका सामना करो। अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है। मैंने आपको बताया, हम पहले कोर्ट में गए और हम लगातार कह रहे हैं कोर्ट को न्याय दे देना चाहिए। कोर्ट, सरकार और पूरी राज्य सत्ता तुली हुई है। सोनी सोरी के गुप्तांगों में थाने के अंदर एक एसपी पत्थर भरता है, भारत का राष्ट्रपति उस एसपी को पुरस्कार देता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दंतेवाड़ा के लोगों को? आप मैसेज दे रहे हैं कि तुम इसी लायक हो और हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारी जो हिम्मत हो तुम करके दिखा दो। आप ये मैसेज एक पूरी कम्युनिटी को देंगे। आप सोनी सोरी को न्याय क्यों नहीं दे सकते? मुझे एक कारण बता दीजिए। उसके ऊपर 8 झूठे केस लगाए गए, 7 में वो निर्दोष साबित हो चुकी है, 1 केस बचा है, उसमें भी वो निर्दोष साबित हो जाएगी। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसका न्याय कौन देगा और कब देगा? जो आदिवासी न्याय मांगने सामने आता है आप उसी को जेल में डाल देते हैं। आपका कहना यह है कि सरकार ने बहुत सारे कानून बनाया आदिवासी लोगों के लिए। आपने शेड्यूल्स की बात किया, शेड्यूल 5 की बात किया आपने, और बहुत सारे हैं। अभी सरकार ने कानून भी बदला। आपने ब्रिटिश का बात किया, उस समय जंगल के ऊपर जिन लोगों का अधिकार था। आज हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमारे पास पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, पेशा है, ये सारे कानून है। अलग बात है कि ये कानून ठीक तरह से लागू नहीं हो पा रहे। तो समस्या कानून का नहीं है, जिस तरह से जो लोग, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, वो ठीक तरह से वो कानून लागू नहीं कर पा रहे। हुजूर, मैं तो प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, आप ग्राउंड लेवल के पटवारी की बात समझ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर पटवारी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ये समस्या नहीं है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, उसने कोशिश करी संविधान को तोड़ने की। उसने कहा कि 51% बहुमत से आदिवासी ग्राम सभा की अनुमति चाहिए, ये संविधान कहता है। उसने कहा इसको दरकिनार कर दो, इसकी बंदिश न रखी जाए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नियमगिरी के मामले में कि ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। तो ये तो नियत में ही दो खोट है आपकी। आप तो संविधान और ग्राम सभा और सारी चीज़ों को बाईपास करना चाहते थे, वो तो आ गया। लेकिन आपने दंतेवाड़ा में जो किया, आपका बहुत सुंदर संविधान है, बहुत सुंदर नियम है, 5वीं अनुसूची में आपको ग्राम सभा से पूछ के करना है, लेकिन आप तो गांव में आग लगा देते हैं। आप आदिवासी को भगाते हैं, लड़की से बलात्कार करते हैं, लड़के को मार डालते हैं। संविधान क्या करेगा? देखिए, मैं और आप शतरंज खेलें और शतरंज में आप जीत जाएं या मैं जीत जाऊं, उसमें तो पता चलता है कि किसको ज़्यादा अच्छा खेलना आता है। लेकिन आप हाथ मार के शतरंज की पूरी बिसात को नीचे गिरा दें, फिर क्या जीत और क्या हार। हिमांशु जी, मैं रोक रहा हूँ एक बार और, आपको आखिरी बार रोक रहा हूँ मैं। तीसरी विराम के समय आ गया और ये आखिरी विराम है। ये जो चौथा जो हिस्सा है हमारे जो ये प्रोग्राम की, ये जो एपिसोड की, वो आखिरी जो हिस्सा में आपको मैं ये सारे समस्या का समाधान का रास्ता हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। रास्ता क्या है? सीआरपीएफ बदल जाएंगे? वहाँ का हमारे देश का राजनेता का नीति, उनका चिंताधारा, उनका दृष्टिकोण भी बदल जाएंगे? तो ये जो बहुत ही गंभीर समस्या है, और सब मानते हैं ये बहुत ही गंभीर समस्या, प्रधानमंत्री खुद बार बार कह रहे हैं, इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हाउ डू वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट अस डिस्कस दिस इन सम डिटेल. We'll be back with you in a short while from now. We are looking at left-wing extremism. What is the way forward? I mean, is India sort of perpetually doomed to have about a fourth of its geographical area constantly, being
in a situation where there's no law and order, where there's left-wing extremism, some of the most mineral-rich areas, some of the most biodiverse and forested areas? Or is there a way forward out of this vicious cycle of lawlessness and poverty and injustice? That's what we're going to discuss in the fourth and last segment of this conversation with social activist Himanshu Kumar. Stay with us. Welcome back to the fourth and the final segment of this discussion on left-wing extremism in Chhattisgarh. Is there a way forward? How does the country get out of this vicious cycle of underdevelopment, injustice, left-wing extremism, the poorest people living in the richest lands? What is the way forward? With me here, I have Himanshu Kumar. He's a social activist. He's worked in Dantewada for 18 long years. He set up the Vanvasi Chetna ashram over there, and this particular ashram was demolished after after the Chhattisgarh government declared that the land on which it was situated was illegal. That the ashram was not legal, and thereafter Himanshu ji has been here in Delhi. Himanshu ji, अगर हम आगे की तरह देखें, भविष्य की तरह देखें, सरकार का सामने क्या रास्ता है बताइए? कानून है हमारे पास, कानून ठीक तरह से लागू नहीं हो रहे, तो यही की रास्ता है कि अब अच्छे अफसर को ले आइए जो सचमुच ये जो फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं, जो ग्राम सभा का अनुमति की बात हो रहे, तो सचमुच अगर लोकतंत्र में अगर आप विश्वास करते हैं और आप कहते हैं आप लोकतंत्र क्यों, आप अहिंसा में विश्वास करते हैं, व्हाट इज़ द नॉन वायलेंट वे फॉरवर्ड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? देखिए, सवाल है कि जब तक वहाँ के लोगों से सरकार बात नहीं करेगी, उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखेगी, कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रखेगी, तब तक वहाँ की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। सरकार वहाँ फंक्शन नहीं कर सकती। और लोगों के साथ अगर आपको बात करनी है तो पहले आप जाकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उसके लिए ज़रूरी है पहले आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। आप ये मानेंगे कि नहीं कि आपने जो किया था वो गलत था। आप अभी भी वहाँ पर बोस्ट करते हैं सलवा जुड़ूम बहुत अच्छा था, सलवा जुड़ूम, वो तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी है। आपको पता है होम मिनिस्टर ने क्या कहा है? वहाँ के छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने कहा वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो तो नक्सलियों का साथी था। आपको पता है ये छत्तीसगढ़ के, ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, बिल्कुल अखबारों में कहा है उसने वो तो। और छत्तीसगढ़ महेंद्र कर्मा ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार ने ठीक से जवाब नहीं दिया, डिफेंड नहीं किया खुद को, किसी ने ये माना ही नहीं कि हमसे गलती हुई है। तो वो जो सारे बलात्कार, वो जो सारे घर जलाना, वो जो सारे गांव जलाना, लोगों को जेलों में भर देना, उसको आप अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप सोचते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं कि अभी तो हमारे पास आप अन्याय करेंगे जी है नहीं। महेंद्र कर्मा को हत्या किया गया, साथ साथ उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं, वो भी अभी हमारे पास है नहीं। मगर वो नहीं है। लेकिन अब जो लोग हैं, अब जो कलेक्टर जाता है
वो देखिए, दुनिया में अत्याचार हुए आदिवासियों के साथ, अन्याय हुआ, लेकिन माफ़ी मांगी सरकारों ने। सारी दुनिया की सरकारों ने अपने अपने आदिवासियों से माफ़ियाँ मांगी हैं, ऑस्ट्रेलिया में मांगी है, दूसरे देशों में मांगी है। हम नहीं मांग सकते, हम नहीं कह सकते हमसे गलती हुई। देखिए, अगर एक राजनेता दिल्ली में बैठ के या रायपुर में बैठ के, क्यों रायपुर में, दंतेवाड़ा जाके, जगदलपुर में जाके बोले ठीक है मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, इसमें ही समस्या का समाधान। हम तो कह रहे हैं, देखिए, दिल्ली में बैठकर माफ़ी मांगने से कोई, या जगदलपुर में माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। आपको गाँव में जाना होगा। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो चिदम्बरम साहब से कहा था, सच में कहा था कि चिदम्बरम साहब, आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठिए, मैं आपको गांव में लेकर जाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई माओवादी नहीं मारेगा। आपका गारंटी देखिए, मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूं, मैं बहुत बहुत प्राकृतिक चीज़ बताता हूं। आप किसी पशु के पास भी डंडा लेके जाएंगे तो वो आपको सींग मारेगी, गाय भी मारेगी। लेकिन आप अगर घास लेके जाएंगे, खाने की चीज़ लेके जाएंगे, तो वो आपको चाटेगी, प्यार करेगी। जानवरों से गए बीते तो नहीं है ना वो लोग, आदिवासी लोग। मैं, आपके होठों पर मुस्कान है, दिल में प्यार है, कंधे पर आपका झोला है जिसमें बीमार बच्चों के लिए दवाई है, आपको कौन मारेगा? अरे गांव में सरकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भेज सकती है, आप जा सकते हैं वेलफेयर के साथ गांव में, आपको कौन मारेगा? और वहां जाकर आप माफी मांगिए। देखिए हिमांशु जी, जैसे नक्सलियों ने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, एक डेड बॉडी को काट के उसके अंदर बॉम्ब डाल दिया, किसी का सिर काट दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में सब कुछ हो गया, झारखंड में हुए हैं, क्या कहते हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ऐसा आप व्यवहार करेंगे और आप फिर कहेंगे तो कि फिर हम, हमारा संघर्ष न्याय है, हम न्याय के लिए हम सरकार को हम हथियार के साथ ये सरकार को ख़त्म कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो साइंस की बात करता हूँ। नक्सली गलती करेंगे, नक्सली नुकसान उठाएंगे, नक्सली क्रूरता करेंगे, लेकिन नक्सलियों की क्रूरता से सरकार को अपनी क्रूरता जस्टिफाई करने का अधिकार नहीं मिलता। नक्सली क्रूर हैं, इसलिए हम सरकार की क्रूरताओं को माफ़ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सरकार हमारे टैक्स और पैसे और जनता के वोट से बनी है। नक्सली को ना टैक्स मिलता है, ना वोट मिलता है, ना वो कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी है। ठीक है, आपका कर, मेरा कर से सरकार चल रहे हैं। हाँ, ये तो हम उस सरकार को रेप नहीं करने दे सकते। मेरे पैसे से जो सिपाही तनख्वाह पा रहा है, उसको मैं गांव, अपने ही देश की लड़की से बलात्कार नहीं करने दूंगा, क्यों? वो लड़की मेरी बेटी है। तो सरकार को गलती करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, इसलिए क्योंकि नक्सली बड़े क्रूर हैं। अब मैं आपको गोमपाड़ बताता हूँ। गोमपाड़ में 1.5 साल के बच्चे का हाथ काटा सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने, उसकी माँ को मार दिया बच्चे की, उसके नाना नानी, 8 साल की मौसी और 16 लोगों को काट दिया 3 साल से। आप यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं, हम दूसरा साइड का भी उदाहरण दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, अब एक पुलिस वाला जेब काटता हुआ आपने पकड़ लिया, आपने पुलिस वाले से कहा तुम जेब क्यों काट रहे हो? तो वो कहता है देखो जेब कतरा भी तो जेब काट रहा है, तुम उसको नहीं बोल रहे। अरे भाई, जेब कतरे को काटने दो, उसके लिए तो कानून है, पुलिस है, सरकार है। पुलिस वाले जेब काटेंगे तो हम ये नहीं होने दे सकते। अच्छा देखिए हिमांशु जी, आज नहीं बहुत सालों से ये समस्या चल रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के, उत्तर बंगाल में नक्सलबारी में शुरू हुई 60 के दशक में। आज हम देख रहे हैं कि 40 साल बाद ये जो समस्या है ये कम नहीं हुआ। भारतवर्ष का अलग अलग जगह में फैल गए हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि शहर में भी आने वाले हैं। तो एक तरह से लोग कहते हैं ये हमारे देश के आतंकवादी है। उसका शक्ल हमारे भाई बहन, हमारे भाई भतीजा चाचा उन्हीं की तरह है। ये समस्या का समाधान क्या है? दे आर द सेम पीपल ऑफ द, दे आर द विलेजर्स। इसको तो अब तो अलग करके, इसको आप, ये नहीं है इसके ऊपर एक छप्पा लगा हुआ है कि ये नक्सली है, ये माओवादी है। दे आर लाइक द ऑर्डिनरी पीपल। तो इसका समस्या का समाधान क्या? ये क्या बहुत ही लंबा एक संघर्ष चलेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक लंबा इतिहास है। और आप ये तो मानेंगे कि हमारा समाज ऐसा है जिसमें जो मेहनत करता है वो गरीब है, जो लोग आराम से बैठे हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। ये बुनियादी अन्याय है। जो काम करते हैं वो सब बेइज्जत है।
जो काम नहीं करते हैं वो बहुत सम्माननीय लोग हैं। जो सफाई करता है वो बेइज्जत है, जो जूता बनाता है वो बेइज्जत है, जो कपड़ा बनाता है वो छोटा है। ये समाज अन्याय पर आधारित है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। भगत सिंह ने, आपको याद है वायसराय को क्या लिखा था? उसने कहा कि हम रोज़ गरीबों पर हमला कर रहे हैं, हम रोज़ मजदूर से उसकी मजदूरी का सारा हक छीन रहे हैं। वो मजदूरी करता है लेकिन फ़ायदा हम उठाते हैं। हाँ, 1 मिनट मैं पूरा करूँ। हाँ, जल्दी, समय बहुत कम है हमारे। हम रोज़ हिंसा कर रहे हैं, हम रोज़ हमला कर रहे हैं गांव पर, हम रोज़ बंदूक के दम पर गरीब की दौलत को छीनते जा रहे हैं। और उसने कहा था एक युद्ध जारी है जो हमने जनता के ऊपर थोपा है। अच्छा हिमांशु जी, अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया, बहुत कम समय है। ये लोकसभा चैनल है, यहाँ लोकसभा का सांसद को आप क्या सलाह देंगे? ये जो नक्सली का जो समस्या है, सरकार को क्या सलाह देंगे? आधा मिनट में आप कहिए। मैं कहूँगा कि बुनियादी अन्याय को दूर करने पर ध्यान दें, और जो आदिवासियों के साथ हुआ है, जैसे दुनिया में माफ़ी मांगी गई, उनसे माफ़ी मांगे आदिवासियों से, और कोशिश करें कि आदिवासी को हम अपनी तरफ ले लें। अगर हमने उसको दुत्कारा, लात मारी, तो वो दूसरी तरफ जाएगा, हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अभी हमारा समय ख़त्म हो गया। हिमांशु जी समय बताएंगे कि आपका सलाह हमारे सांसद लोग सुन रहे कि नहीं, हमारा सरकार, हमारा गृह मंत्री, हमारा प्रशासन जो करने के लिए जो अधिकारी है, ये आपकी तरह वो उनका दृष्टिकोण भी एक ही साथ रहेंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे। Thank you very much for coming here to the studio of Lok Sabha Television. You just heard and watched Himanshu Kumar. He's a social activist. He says the whole issue of left-wing extremism, the problem of Maoism, is a very deeply rooted one. I mean, it entails not just changes in our attitudes, in the way our society, our highly unequal and exploitative society works, but the whole way in which our economy also works. So it's a complex issue. There are social, political and economic dimensions to the problem, and time alone will tell whether in the coming months, the coming years, whether we're going to see left-wing extremism worsen in this country or abate. Much would depend on how sensitive those who are responsible for administering these areas, how they are, how sensitive, how responsive they are to the aspirations and the needs of the local populations, the Adivasis, the tribals, the indigenous communities. Thank you very much for being with us on this program.